वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। होपफुली आप लोगों की प्रिपरेशंस काफ़ी अच्छी चल रही होगी और सीएसआईआर का एग्ज़ाम डे बाय डे आप लोगों का पास में आता जा रहा है और अभी टाइम बहुत कम बचे हुए हैं। आप लोगों को बहुत सारे सिलेबस को कवर करना है और इसी बीच में आपका आईसीआर का भी एग्ज़ाम है, तो होपफुली कि आप लोगों के आईसीआर के एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। प्रीवियस क्लासेस में वीडियोस में हम लोगों ने देखा था सी थ्री साइकिल का क्या कॉन्सेप्ट होता है और कैसे सी थ्री साइकिल या कैल्विन साइकिल इसको बोला जाता है। उसके थ्रू कार्बन का एसिमिलेशंस होता है, कार्बन का फिक्सेशन होता है और उसमें जो आपका बाई प्रोडक्ट बनता है दैट इज द G3P मॉलिक्यूल्स और उसका यूटिलाइजेशन होकर के स्टार्च या सुक्रोज का सिंथेसिस होती है। उन सबको हम लोगों ने कल के क्लास में देखा था। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं C4 साइकिल को लेकर के, जिसे हैच एंड स्लैग साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्मली आपके जब फोटोसिंथेसिस के डार्क फेज वाले में जब कार्बन का फिक्सेशन होता है, तो जहाँ पे फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 3 कार्बन के बनते हैं, तो ऐसे साइकिल को आप C3 साइकिल के नाम से जानते हैं और वो प्लांट जिनमें ये C3 साइकिल चलता है उसको आप C3 प्लांट के नाम से जानते हैं। लेकिन जब कार्बन के फिक्सेशन में मीन्स डार्क रिएक्शंस में कार्बन 3 कंपाउंड बनने के बजाय कार्बन का 4 कार्बन कंपाउंड अगर बनना स्टार्ट हो जाए, कार्बन के फिक्सेशंस का पहला जो प्रोडक्ट है वो 4 कार्बन का हो, तो उसको हम C4 कंपाउंड बोलते हैं और ऐसे साइकिल को C4 साइकिल बोलते हैं और ऐसे प्लांट जिनमें ये साइकिल चलता है उसको हम C4 प्लांट के नाम से जानते हैं। तो C4 प्लांट का ज़रूरत क्यों पड़ी और C4 प्लांट कैसे C3 से डिफर है और C4 प्लांट का क्या सिग्निफिकेंस है, कौन सा साइकिल ज़्यादा बेटर है, इन सबको को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो जैसा कि आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो इस पूरे कार्बन के फिक्सेशन में इन्वॉल्व होने वाला जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट एंजाइम है उसका नाम है दैट इज द रूबिस्को, राइट। और इस रूबिस्को का मतलब क्या होता है कि इसके पास दो एक्टिविटी होती है, दैट इज वन इज द कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी और सेकेंड वन इज द ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। इसका मतलब होता है कि ये एक एंजाइम जो कि आपका बाई फंक्शनल एंजाइम होता है। कैसा होता है? बाई फंक्शनल, दो फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सबस्ट्रेट। अगर सेल्स में अगर सेल्स में कंसंट्रेशन ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे जो एक्टिविटी परफॉर्म होगी वो क्या होगी? कार्बोक्सिलेज होगी। और अगर O2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो वहाँ पे आपका जो एक्टिविटी परफॉर्म होगी वो ऑक्सीजनेज होगी। तो CO2 का कंसंट्रेशन के लिए क्या जब ज़्यादा होगा तो क्या चलेगा? कार्बोक्सिलेज होगा, मीन्स कार्बन का वहाँ पे क्या होगा? फिक्सेशन होगा। और अगर O2 का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे क्या चलेगा? ऑक्सीजनेज चलेगा, मीन्स वहाँ पे ऑक्सीजन का फिक्सेशन होना शुरू हो जाएगा। तो C4 साइकिल बेसिकली क्या है? C4 साइकिल का एवोल्यूशन या अडेप्टेशन एक तरीके का माना जाता है प्लांट में, कि प्लांट अपने आप को एक अल्टरनेट मोड फॉलो करता है जिससे कि जो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी हो रही है उस एक्टिविटी को कम किया जाए। तो कैसे होती है ऑक्सीजन एक्टिविटी, पहले यहाँ पे आप देख लीजिए। नॉर्मली आप जानते हैं कि अच्छी तरीके से CO2 मॉलिक्यूल्स का क्या होता है? यूटिलाइजेशन होता है और O2 मॉलिक्यूल्स का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में, जिसके बारे में कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था। तो जितना ज़्यादा आपका CO2 मॉलिक्यूल्स क्या होता है? फिक्स होता है, उतना ही ज़्यादा आपका O2 मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? बनते हैं, राइट। तो O2 मॉलिक्यूल्स का बनना जो होता है वो बेसिकली ऑक्सीजन कंसंट्रेशन का मतलब क्या होना? बढ़ना होता है। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, उस ये ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जो होता है रूबिस्को एंजाइम के कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी को क्या करता है? हैम्पर करता है, मतलब उसको इनहिबिट करता है। और जब कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू द means O2 concentration is मोर देन CO2 कंसंट्रेशन, उस कंडीशन में आपका जो एंजाइम होगा वो क्या शुरू कर देगा? एक्टिविटी काम करना, दैट इज द ऑक्सीजनेज एक्टिविटी, राइट। तो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी करना शुरू कर देगा और इस ऑक्सीजनेज की वजह से ही आपका क्या होता है? एक प्रोसेस होती है जिसको आप बोलते हैं दैट इज द फोटो रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? फोटो रेस्पिरेशन या C2 साइकिल बोलते हैं, राइट। इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे, फोटो रेस्पिरेशन या C2 साइकिल। सो C3 प्लांट में ये ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाने की वजह से जो फोटोसिंथेटिक की रेट होती है फोटोसिंथेसिस करने की, वो क्या होती है? हैम्पर हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा डोमिनेंट हो गया है एज कम्पेयर टू द कार्बन डाइऑक्साइड के। तो यहाँ पे जो रूबिस्को एंजाइम होगा वो रूबिस्को एंजाइम आपका काम करना कैसा शुरू करेगा? ऑक्सीजनेज का। तो ऑक्सीजनेज करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन नहीं हो पाएगा। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस की रेट जो होती है वो ड्रॉप हो जाती है, राइट। इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए
प्लांट ने अपने आप को अडॉप्ट किया और वहाँ पे दूसरा एक अल्टरनेट पाथवे चलाता है जो कि आप C4 साइकिल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है C4 साइकिल में, ये जो ऑक्सीजन आपका बन रहा है जिसकी वजह से आपकी रुबिस्को की कार्बोक्जिलेज जो एक्टिविटी होती है उसको सप्रेस करता है और ऑक्सीजन एक्टिविटी क्या होती है, परफॉर्म होती है, उस चीज़ को मैनेज करने का काम किया जाता है। सो आपने यहाँ पे देखा कि कैसे आपका जो C3 प्लांट है उसमें प्रॉब्लम होती है ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन से। आप ऐसे समझिए कि अगर प्लांट की बॉडी में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा तो फोटोसिंथेसिस की रेट क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वो ऑक्सीजनेज जो एंजाइम होता है उस एंजाइम के रुबिस्को जो एंजाइम होता है उसके कार्बोक्जिलेज एक्टिविटी को रोक करके ऑक्सीजनेज एक्टिविटी क्या करता है, ऑपरेट करता है। ओके, तो C4 साइकिल क्या है? C4 साइकिल बेसिकली एक आपका अल्टरनेट मोड होता है कार्बन को फिक्स करने का, जिस प्रोसेस में पहला जो कंपाउंड होता है आपका 4 कार्बन का कंपाउंड बनता है जिसको आप बेसिकली ऑक्जेलो एसीटेट या OAA के नाम से जानते हैं, या आपका मैलिक एसिड भी बनता है, या आपका एस्पार्टिक एसिड भी बनता है। ये 4 कार्बन के आपके क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं। तो इन 4 कार्बन के कंपाउंड का जो कि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड के नाम से भी जाने जाते हैं फॉर्मेशन होता है जिसको आप C4 साइकिल के नाम से जानते हैं। तो C4 साइकिल बेसिकली क्या है, यहाँ पे देखिए, टू मिनिमाइज C2 साइकिल एंड ऑप्टिमाइज C3 साइकिल। मतलब अगर प्लांट की बॉडी में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो वहाँ पे क्या चलेगा, C2 साइकिल चलेगा। और ये C2 साइकिल बेसिकली क्या होता है, C2 साइकिल क्या है? C2 साइकिल बेसिकली आपका एक वेस्ट फुल प्रोडक्ट का रिएक्शन होता है, इसको आप बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? फोटो रेस्पिरेशन। लाइट के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होना शुरू हो जाए, जहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स यूज हो, CO2 मॉलिक्यूल्स का बनना शुरू हो जाए, उसको आप बोलते हैं दैट इज द फोटो रेस्पिरेशन या C2 साइकिल, जो कि प्लांट के लिए टोटली क्या है, वेस्ट होता है। तो C3 प्लांट में जब आपका ज़्यादा से ज़्यादा CO2 मॉलिक्यूल का फिक्सेशन होना शुरू होता है और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो उस कंडीशंस में C2 साइकिल क्या होता है, चलना शुरू हो जाता है। तो C4 प्लांट में C2 साइकिल को मिनिमाइज करने का क्या है, तरीका है, और जब ये मिनिमाइज होगा तो इसका मतलब C3 साइकिल क्या होगा, अच्छे से चलेगी। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि प्लांट चाहे आपका C4 हो और प्लांट चाहे आपका C3 हो, दोनों ही कंडीशंस में आपकी केल्विन साइकिल क्या होगी, चलेगी। मतलब C4 प्लांट में भी केल्विन साइकिल चलती है और C3 प्लांट में भी केल्विन साइकिल आपका चलेगा ही चलेगा। तो बेसिकली केल्विन साइकिल मतलब कि सारे क्लास के प्लांट में पाया जाता है, चाहे वो आपका C4 हो चाहे वो आपका C3 हो। ओके, सो यहाँ पे स्टेटमेंट आपको लिखे गए हैं इसके लिए कि टू मिनिमाइज C2 साइकिल्स एंड ऑप्टिमाइज C3 साइकिल। इसका मतलब ये हुआ कि C4 जो प्लांट होते हैं उनमें आपका C2 साइकिल की रेट जो होती है वो क्या होती है, कम होती है, और C3 साइकिल की जो रेट होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द C3 प्लांट के। तो C3 प्लांट में क्या होता है आपका ये वाला जो C3 प्लांट में क्या होता है कि आपका ये वाला जो C2 साइकिल होती है वो ज़्यादा चलने लगता है और ये वाली साइकिल क्या होती है, कम हो जाती है। जबकि C4 साइकिल में क्या होगा, ये मिनिमाइज रहेगा और ये क्या होगा, आपका मैक्सिमाइज चलेगा, मतलब केल्विन साइकिल जो होगी वो अच्छे से चलेगी। तो दूसरा स्टेप आपको बताया जा रहा है इंक्रीज द CO2 कंसंट्रेशन। तो जब आपका ये मिनिमाइज होता है तो उस कंडीशंस में मतलब इसके पास मैकेनिज्म होता है कि C4 साइकिल में या C4 प्लांट में कंसंट्रेशन का जो CO2 कंसंट्रेशन होता है उसको इंक्रीज किया रहता है, ताकि जिससे कि आपका कार्बोक्सिलेशन की एक्टिविटी क्या हो, परफॉर्म होती रहे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि CO2 का कंसंट्रेशन और O2 का कंसंट्रेशन इन दोनों में जिसका ज़्यादा होगा उस हिसाब से आपका रुबिस्को एंजाइम क्या करेगा, काम करेगा। अगर इसका ज़्यादा होगा तो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, और अगर ये करेगा तो आपका क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। और अगर यहाँ पे ये ज़्यादा होगा तो क्या करेगा, ऑक्सीजनेज करेगा, और ऑक्सीजनेज अगर करेगा तो ये वेस्टफुल मटेरियल है, मतलब कि C2 साइकिल चलेगी। तो प्लांट जो C4 साइकिल चला रहा है उसका 3 पर्पज़ है। पहला कि वो CO2 के कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया रहता है जिसकी वजह से C3 साइकिल अच्छे से चलती है। तो CO2 कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना, C3 साइकिल को ऑप्टिमाइज करना और C2 साइकिल को मिनिमाइज करना, ये इसके प्राइम क्या हैं, आपके गोल होते हैं। दोनों कैटेगरी के प्लांट में पाया जाता है, मोनोकॉट या डाइकॉट जो होते हैं, दोनों ही कैटेगरी के प्लांट में C4 साइकिल ये पाई जाती है। और स्पेशली बेसिकली सबसे ज़्यादा डोमिनेंट किसमें होती है, ग्रैमिनी फैमिली से। ग्रैमिनी फैमिली के मेंबर जो होते हैं उनके फैमिली में आपका पाया जाता है। ग्रैमिनी फैमिली के जो प्लांट होते हैं जैसे लाइक एज आपका जी मेज है एंड शुगर केन है, ये जो आपके प्लांट हैं जो कि C4 प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। कभी कभी आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा आपका C4 प्लांट होता है। तो C4 प्लांट में C4 साइकिल जो है वो ज़्यादा पाए जाते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट आपको दिया गया कि डोमिनेंट इन ग्रैमिनी फैमिली, शुगर केन एंड कॉर्न या जीमेस जो प्लांट हुए आपके एग्जाम्पल होते हैं।
यहाँ पे साइकिल जो आपको दिखाया जा रहा है, इस साइकिल में आपको काफ़ी सारी चीज़ समझने वाली होती हैं। CO2 मॉलिक्यूल्स जो कि आपका एयर से आ रहा है, उसका फर्स्ट टाइम पे क्या होता है, कन्वर्जन होता है आपका कार्बोनिक एसिड में। वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिल करके यहाँ पे क्या होगा, कार्बोनिक एसिड में कन्वर्जन होगा। अब ये कार्बोनिक एसिड पहले तो यहाँ पे लीफ का एनाटॉमी देखते हैं। वैसे नॉर्मली जितने भी प्लांट होते हैं सभी में आपका ये मेसोफिल सेल्स और बेसोफिल सेल्स पाए जाते हैं, लेकिन C4 प्लांट के एनाटॉमी में और नॉर्मल प्लांट के एनाटॉमी में डिफरेंसेस होता है, जिसको आप क्रैंज एनाटॉमी के नाम से भी जानते हैं। तो क्रैंज एनाटॉमी क्या होती है, इसको यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान दे लीजिए। इसका मतलब आपको ये बताया जाता है कि इनके जो लीव्स होते हैं, दोनों ही लीव्स मीन्स मेसोफिल सेल्स और बंडल सीड सेल्स, ये दोनों ही सेल्स आपके इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में। नॉर्मल जो प्लांट होते हैं, जिसको आप सीधे प्लांट के कैटेगरी में बोलते हैं, वहाँ पे बंडल सीड सेल तो पाई जाती है, लेकिन फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी नहीं रखता है। जबकि अगर आप बात करेंगे कि C4 प्लांट में, तो C4 प्लांट में बंडल सिर्फ जो सेल्स होती है, वो सेल्स भी बेसिकली क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करती है और आपका क्या करती है, फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है। तो ये आपका डिफरेंसेस है। कई बार सवाल आपसे पूछा जाता है कि क्या C3 प्लांट में भी बंडल सिर्फ पाया जाता है, तो अगर पाया जाता है तो क्या डिफरेंस होगा। तो नॉर्मली आप बताएंगे कि C3 प्लांट के केस में आपका जो C3 प्लांट में मेन जो आपका फोटोसिंथेसिस करने वाला जो आपका सेल होगा, जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, वो आपका क्या होगा, दैट इज द मेसोफिल सेल्स। क्या होगा, मेसोफिल सेल्स, वैस्कुलर बंडल के सेल्स हैं। और इसके बाद यहाँ पे C4 प्लांट की अगर हम लोग बात करेंगे, तो C4 प्लांट में आपका मेसोफिल सेल्स मीन्स MSC मॉलिक्यूल्स मीन्स MSC मेसोफिल सेल्स, और इसके बाद आपका BSC मीन्स बेसोफिल सेल्स। दोनों ही क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं और दोनों ही फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, तो ये इनके एनाटॉमी में क्या होता है, डिफरेंसेस होता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो CO2 का मॉलिक्यूल्स आपका एटमॉस्फेयर से आ रहा है, पहले वो कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और मेसोफिल सेल्स में ऑलरेडी पहले से ही जो प्रेजेंट है PEP, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ये इसके साथ में क्या होता है, कंबाइंड हो जाता है। तो कंबाइंड होने के बाद यहाँ पे पहला जो एंजाइम है, दैट इज द PEP कार्बोक्सिलेज, जिसे फास्फोइनॉल कार्बोक्सिलेज के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका क्या बनाएगा, एक कंपाउंड बनाता है ऑक्सैलोएसीटेट। कभी कभी आपका मैलिक एसिड भी बनता है या अस्पार्टिक एसिड भी बनते हैं। ये आपका जो कंपाउंड है वो 4 कार्बन का कंपाउंड होता है, 4C का, या C4 बोल सकते हैं आप इसको। तो C3 साइकिल के कंपेरिजन में C4 साइकिल में देखिए क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे पहला जो CO2 का एक्सेप्टर है वो क्या है, आपका PEP है। तो PEP इज द फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर इन C4 साइकिल। जबकि वहाँ पे क्या था, आप ध्यान दीजिए, वहाँ पे आपको क्या बताया गया था। C3 साइकिल में आप देखते हैं कि जब आपका CO2 मॉलिक्यूल्स कंबाइंड किससे होता है, RuBP से। किससे कंबाइंड होता है, RuBP से, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट से कंबाइंड होकर के बेसिकली आपका क्या बनाता था यहाँ पे, दैट इज द 3PGA, ये बनाता है। तो C3 साइकिल में आपका RuBP क्या होता है, फर्स्ट CO2 का एक्सेप्टर होता है, और 3PGA फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है। जबकि C4 साइकिल की अगर हम लोग बात करेंगे, तो C4 साइकिल में फर्स्ट CO2 का जो एक्सेप्टर होगा वो कौन होगा, दैट इज द PEP, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। और पहला आपका स्टेबल कंपाउंड क्या बनेगा, दैट इज फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, वो क्या है, OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन का कंपाउंड होता है। जबकि वहाँ पे क्या बना था, 3PGA, जो कि आपका 3 कार्बन का कंपाउंड है। तो ये 3 कार्बन का है, दैट इज बाई C3, ये 4 कार्बन का है, दैट इज बाई C4। सो पहला स्टेप में आपको यहाँ पे डिफरेंस दिख गया कि C3 साइकिल में पहला CO2 का जो एक्सेप्टर था वो क्या था, आपका RuBP था। C4 साइकिल में PEP है। अब ये ऑक्सैलोएसीटेट जो कि मेसोफिल सेल्स में बना हुआ है, अब इस मेसोफिल सेल्स से आपका कन्वर्ट किस में होता है, मैलेट में होता है। ये भी आपका 4 कार्बन का ही कंपाउंड होता है, मैलेट, जिसको मैलेट डिहाइड्रोजनेस क्या करता है, कन्वर्ट करता है। अब ये मैलेट यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू क्या होगा, आपका यहाँ पे पास आउट हो जाता है। मैलेट यहाँ पे आपका आ गया कहाँ पे, दैट इज द बंडल सेट में। और ये मैलेट आपका कन्वर्ट किस में होती है, यहाँ पे आपका डीकार्बोजिलेशन का रिएक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी निकल जाती है, मैलिक आपका एंजाइम रहेगा यहाँ पे, और ये आपका मैलेट काम कन्वर्ट किस में हो जाएगा, पायरुवेट में। तो पायरुवेट आपका क्या है, 3 कार्बन का कंपाउंड है।
जबकि मेरिट क्या है आपका 4 कार्बन का कंपाउंड है। तो एक कार्बन कहाँ पे निकल गया? CO2 में। अब ये जो CO2 के फॉर्म में यहाँ पे निकला है, अब आपका ये CO2 C3 साइकिल में क्या होगा? पार्टिसिपेट कर जाएगा। तो C3 साइकिल में जैसा कि आप जानते हैं RuBP आपका कंपाउंड होता है और उसके बाद आपका ये 3 फास्फोग्लिसराइड आपका जो है चलता है। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या है? C3 साइकिल है। तो C3 साइकिल कहाँ पे चलेगी? बंडल 6 सेल में, राइट। और जबकि C4 साइकिल का जो पहला स्टेप है कहाँ पे चलेगा? मेसोफेज सेल्स में। तो प्लांट चाहे आपका C4 हो या C3 हो, दोनों में ही आपका केल्विन साइकिल चलेगा। तो केल्विन साइकिल कहाँ पे चल रहा है? बंडल 6 सेल्स में। और कैसे चल रहा है? पहले आपने देखा कि PEP जो कि आपका 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, वो कन्वर्ट होता है किसमें? आपका ऑक्सैलिक स्टेट में बाय द कंडेंसेशन विद द CO2 मॉलिक्यूल्स। और वो 4 कार्बन कंपाउंड बनेगा, वो कन्वर्ट होता है आपका मैलेट में, और मैलेट फिर से कन्वर्ट किस में होता है? आपका पायरुवेट में। तो पायरुवेट जब आपका बनता है मैलेट से, तो वहाँ पे एक CO2 मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? निकल जाते हैं, और वही CO2 मॉलिक्यूल्स आकर के केल्विन साइकिल में क्या करेगा? पार्टिसिपेट कर जाता है। इस तरीके से जो आपका यहाँ पे CO2 मॉलिक्यूल्स आपका एक्सेस हो रहा था, उस मतलब CO2 मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा बना करके केल्विन साइकिल के प्रोसेस को क्या कर रहा है? वो बढ़ाए रख रहा है। तो ये इसका मैकेनिज्म होता है। मतलब C4 साइकिल बेसिकली कार्बन को फिक्स करने का एक अल्टरनेट मोड होता है, जो कि C3 के कंपेरिजन में ज़्यादा एफिशिएंट माना जाता है। मतलब C4 साइकिल कार्बन के फिक्सेशंस के लिए ज़्यादा बेटर माने जाते हैं, और यहाँ पे जो फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो मिनिमम चलती है, जबकि C3 साइकिल का मतलब कार्बन का फिक्सेशन का जो प्रोसेस होता है वो मैक्सिमम चलता है। कहाँ पे? C4 साइकिल में। सो दिस इज ऑल अबाउट द C4 साइकिल। कहाँ पे पाया जाता है, कौन कौन से कैटेगरी के प्लांट होंगे, क्या इनका इंपॉर्टेंस होता है, क्या चीज़ कम चलेगी, क्या चीज़ ज़्यादा चलेगी, ये सारा सब कुछ आपको यहाँ पे बताया गया। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे C2 साइकिल, जिसको आप बेसिकली फोटो रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं। कब चलेगा ये? अभी तक आपने देखा कि जो आपका RuBP है, अगर कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी परफॉर्म करता है तो क्या चलेगा आपका? दैट इज द केल्विन साइकिल। और उस केल्विन साइकिल को चलाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन होना ज़रूरी होता है। लेकिन जब आपका O2 का कंसंट्रेशन क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए सेल्स में। कब ज़्यादा होगा? जब फोटोसिंथेसिस की रेट क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो O2 बढ़ेगा, तो उस O2 के बढ़ने के टाइम पे आपका RuBP जो होता है वो क्या करता है? ये वाली एक्टिविटी करना शुरू करता है, मीन्स ऑक्सीजनेज का। C फॉर कार्बोक्सिलेज, O फॉर ऑक्सीजनेज। सो ड्यू टू ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ऑफ रिबिस्को, फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। इसका मतलब क्या है? फोटो का मतलब होता है लाइट, रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का लेना। तो लाइट के प्रेजेंस में जब प्लांट ऑक्सीजन को यूज करके CO2 मॉलिक्यूल्स को बनाना शुरू कर दे, तो उसको आप क्या बोलते हैं? दैट इज द फोटो रेस्पिरेशन के नाम से जाना जाता है। So oxygenase activity produces one molecule of 3-phosphoglycerate, जो कि आपका पहले नॉर्मल ही बनता था C3 साइकिल में भी। लेकिन इसके अलावा वहाँ पे आपने क्या देखा था कि आपका CO2 के फिक्स होने के बाद, मतलब CO2 मॉलिक्यूल्स और आपका RuBP मॉलिक्यूल्स, ये दोनों आपके फिक्स होकर के क्या बनाते थे? यहाँ पे इन दोनों को फिक्स होकर क्या बना था? 3 PGA मॉलिक्यूल्स बना था, राइट। ये 3 PGA मॉलिक्यूल्स आपका जो बना था, इस 3 PGA के अलावा यहाँ पे एक चीज़ और भी बन गया। क्या बन गया? दैट इज द 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट। अब ये जो 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट है, इसको डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ पे कोई एंजाइम नहीं पाया जा रहा, जो कि हमारे लिए क्या है? टॉक्सिक है। इसको चलाने के लिए बेसिकली एक अलग साइकिल चलती है, इसको आप बोलते हैं ग्लाइकोलेट साइकिल। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलेट साइकिल। तो इस तरीके से C2 साइकिल में क्या होता है? ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। और ये प्रोसेस बेसिकली प्लांट के लिए टोटली तरीके से क्या है? आपका वेस्ट वाली प्रोसेस मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे ATP खर्च हो जाता है और मिलता वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे इस साइकिल को चलाने के लिए 3 सीक्वेंस में आपके डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनल्स हैं। इनके ऑर्गेनल्स का ऑर्डर भी आपसे पूछा जाता है। तो पहला आपका क्या है? दैट इज द क्लोरोप्लास्ट है। दूसरा आपका क्या है? दैट इज द पेरोक्सिसोम है। तीसरा आपका क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। इन तीनों ऑर्गेनल्स के कॉम्बिनेशंस के बाद, कॉम्बिनेशंस के मिले-जुले इफेक्ट के साथ में आपका C2 साइकिल क्या होती है? परफॉर्म होती है। तो देखिए यहाँ पे क्या-क्या कैसे हो रहा है। ये केल्विन साइकिल जो कि आपका क्लोरोप्लास्ट में चल रहा है, यहाँ से आपका CO2 का फिक्सेशन होगा और आपका क्या बनेगा? जैसा कि आपको अच्छे तरीके से पता है कि यहाँ पे केल्विन साइकिल के फिक्सेशन में जो आपका रूबिस्को एंजाइम है, रूबिस्को, उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीजनेज एक्टिविटी हो रही है। तो ऑक्सीजनेज से क्या क्या बना रहा है? आपका एक 3 PGA बना रहा है, जो कि आपका यहाँ इधर नॉर्मल चलता रहेगा आपका पूरा का पूरा, और बाकी ये जो बनेगा यही हमारे लिए टॉक्सिक है। तो ये 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट क्या होगा? कन्वर्ट किस में हो जाता है? ग्लाइकोलेट में। और ये ग्लाइकोलेट आपका अब
क्लोरोप्लास्ट से ट्रांसफर कहाँ पे होगा, पेरोक्सिसोम में। पेरोक्सिसोम में ग्लाइकोलेट आएगा, फिर ग्लाइकोलेट बनाएगा, ग्लाइकोलेट से फिर ग्लाइसिन बनेगी। ये सवाल पूछा गया है कि C2 साइकिल में ग्लाइसिन का प्रोडक्शन कौन से ऑर्गेनेल्स में होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ग्लाइसिन का प्रोडक्शन कहाँ पे हुआ है, पेरोक्सिसोम में। ऑर्डर क्या है इनका, पहले आपका क्या आएगा, क्लोरोप्लास्ट आएगा, दूसरा क्या आएगा आपका, पेरोक्सिसोम आएगा, और तीसरा फिर क्या आएगा आपका, माइटोकॉन्ड्रिया आएगा। इन तीनों को ऑर्डर भी अच्छे से आप याद रखिएगा, क्योंकि ये ऑर्डर बना कर भी पूछा जाता है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व इन C2 साइकिल। तो क्या होता है, तो ग्लाइसिन का प्रोडक्शन कहाँ पे हुआ आपका, दैट इज द पेरोक्सिसोम में। अब ये ग्लाइसिन ट्रांसफर कहाँ पे हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में ये ग्लाइसिन कन्वर्ट फिर किस में हो जाएगा, सेरीन में। तो सेरीन का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा आपका, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये सेरीन आपका फिर ट्रांसफर किस में हो जाएगा, पेरोक्सिसोम में। फिर इसके बाद हाइड्रोक्सी पायरुवेट बन जाएंगे, फिर इसके बाद आपका ग्लिसरेट बन जाएगा। ग्लिसरेट से फिर आपका ये ट्रांसफर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में, और ये जाकर के कन्वर्ट किस में हो जाएगा आपका, 3-फॉस्फोग्लिसरेट में, जो कि केल्विन साइकिल में चला जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है 3 ऑर्गेनेल्स को मिला करके। तो ऐसे साइकिल को बेसिकली हम C2 साइकिल के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका एक 2 कार्बन का क्या हुआ, कंपाउंड बना है, जिसको आप 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट के नाम से जानते हैं। तो 2 कार्बन कंपाउंड बनेगा तो उसे C2, 3 कार्बन का बनेगा तो उसे C3, 4 कार्बन का बनेगा तो उसे C4 साइकिल के नाम से जाना जाता है। तो चाहे कोई भी साइकिल चले, लेकिन केल्विन साइकिल वहाँ पे चलेगा, इस बात को ध्यान दीजिए। मतलब C2 साइकिल में भी केल्विन साइकिल चलेगा, C4 साइकिल में भी केल्विन साइकिल चलेगा, C3 साइकिल में तो केल्विन साइकिल चलेगा ही चलेगा। ओके, तो ये एक प्रोसेस है बेसिकली, जिसको आप फोटो रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। और ये फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस प्लांट के लिए टोटल वेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे लाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीजन को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स को बनाता है, और एटीपी क्या करता है, खर्च करता है। तो एटीपी खर्च करने वाली जो प्रोसेस है वो बेसिकली क्या है, सही नहीं है प्लांट के लिए। मतलब टोटली क्या है, ये वेस्टेज होती है। तो कौन कौन से ऑर्गेन्स पार्टिसिपेट करेंगे, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लाइसिन कहाँ पे बनेगा, पेरोक्सिसोम में, और सेरिन कहाँ पे बनेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलेट कहाँ पे बनेगा, दैट इज द क्लोरोप्लास्ट में। तो ये सब कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कैम पाथवे के बारे में। कैम पाथवे क्या होता है और किस तरीके से इसका सिग्निफिकेंस है। तो नॉर्मली जैसा कि आप जानते हैं कि जो नॉर्मल प्लांट आपके होते हैं C3 या C4 वाले प्लांट, ये डे टाइम इनका जो स्टोमेटा होता है, मीन्स इनके जो लीव्स के पार्ट होते हैं स्टोमेटा, ये डे टाइम पे क्या होता है, नॉर्मली ओपन होते हैं, राइट, इस तरीके से बल्ज बना हुआ रहता है। तो ओपन फॉर्म में अगर ये दिखाई देंगे तो इसका मतलब होता है CO2 का और O2 का एक्सचेंज यहाँ पे होता रहता है। तो नॉर्मली ये डे टाइम पे क्या होता है, ओपन होता है, नाइट टाइम पे क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। लेकिन कैम पाथवे एक ऐसा पाथवे होता है जिसको जिसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं क्रसुलिनियन एसिड मेटाबॉलिज्म। तो क्रसुलिनियन जो सक्सुलेंट प्लांट होते हैं उनमें ये पाया जाता है। और ये एक तरीके का फोटोसिंथेटिक एडाप्टेशंस होते हैं सक्सीलेंट प्लांट में। सक्सीलेंट प्लांट पहले क्या होते हैं आप इनको समझिए। इनको आप फैट प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी कभी आपसे एग्जाम में सवाल ये पूछा जाता है कि ये कैम पाथवे किसमें चलता है, तो ये दे देता है। सक्सीलेंट प्लांट की फीचर्स ये होती हैं कि बेसिकली ये वाटर को क्या करते हैं, इनके टिश्यूज में वाटर का एब्जॉर्प्शन होकर के ये स्वेलिंग किया जाता है, इसके कि इनका थोड़ा सा पौधा स्वेल दिखाई देता है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल के। सक्सीलेंट रहते हैं। और इनका फीचर्स ये होता है कि ये बेसिकली इनका जो स्टोमेटा है वो डे टाइम पे क्या होता है, क्लोज होता है। क्या होता है, डे टाइम पे क्लोज होता है। तो यहाँ पे आप लिखिए इसको अच्छे तरीके से, डे टाइम पे इनका स्टोमेटा क्या होगा, क्लोज्ड होगा, क्लोज्ड स्टोमेटा। जबकि नाइट टाइम पे क्या होगा, इनका स्टोमेटा ओपन होगा। नाइट टाइम में क्या होगा, ओपन होगा, ओपन स्टोमेटा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये हमें ये प्लांट, ये सस्टेनेंट प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, जीरोफिटिक होते हैं। जीरोफिटिक का मतलब होता है जहाँ पे वाटर कम होता है, एराइड रीजन, राइट रीजन या क्लाइमेट कंडीशन पे पाए जाते हैं। मतलब जहाँ पे पानी की बहुत कमी हो, जैसे राजस्थान है, पानी में एकदम पानी नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ पे ऐसे रीजन जहाँ पे आपका पानी की कमी हो, ऐसे एरिया को जीरोफिटिक बोलते हैं, जीरोफाइट्स बोलते हैं। और उन प्लांट को जो कि वहाँ पे ग्रो कर पाते हैं उनको जीरोफिटिक प्लांट बोला जाता है। वहाँ पानी कम होती है, तो पानी को बचाने के लिए, मतलब पानी का इवोपोरेशन ना हो, मतलब कम से कम पानी है, उसी पानी से उनको सर्वाइव करना होता है। इसलिए वो डे टाइम पे अपने स्टोमेटा क्या करते हैं, क्लोज किए रहते हैं, ताकि इवोपोरेशन की रेट कम हो। स्टोमेटा ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन रेट ज़्यादा होगी, तो प्लांट को पौधा पानी ज़्यादा चाहिए होगा, तो वहाँ पानी है नहीं। तो पानी के को मिनिमाइज करने के लिए डे टाइम पे अपने स्टोमेटा क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। नाइट टाइम पे स्टोमेटा क्या करते हैं, ओपन करते हैं। और ऐसा करके वो वाटर के लॉस को क्या करते हैं, बचाने का काम करते हैं। तो कैम्प पाथवे जो बेसिकली जिसे आप कसलिनियन कसलिसियस एसिड्स मेटाबॉलिज्म के नाम से भी जाना जाता है, ये CO2 को एसिमुलेट करने का एक क्या है, मेथड होता है। मीन्स
पाथवे होता है जहाँ पे आपका बेसिकली जो पहला आपका जो साइकिल बनेगा वो 4 कार्बन कंपाउंड बनता है। तो आप C3 साइकिल और C4 साइकिल दोनों को भी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे फिगर जो देख रहे हैं वो देखिए, स्टोमेटा यहाँ पे क्लोज्ड है, मतलब ये डे टाइम की बात हो रही है। ये जो आपको लाइट टाइम दिखाई दे रहा है वो क्या है, आपका डे टाइम है। तो डे टाइम पे आपका जब ये स्टोमेटा ओपन होगा, मतलब क्लोज्ड रहेगा, तो यहाँ पे CO2 का एक्सचेंज नहीं हो पाता है और वाटर का ऑपरेशन आपका नहीं होता। तो आपके जो लाइट रिएक्शंस होते हैं, लाइट रिएक्शंस चलेंगे, एटीपी का सिंथेसिस होगी, NADPH का मॉलिक्यूल्स का बनना होगा। और बाकी जो फिक्सेशन होने की बात होती है वो सब क्या होगा, रात में होगा, क्योंकि वहाँ पे स्टोमेटा क्या होता है, क्लोज रहता है। तो यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, C3 जो आपका एसिड है, अगर आप यहाँ से शुरू करिए तो C3 एसिड जो है आपका क्या करेगा, यहाँ पे जो बना हुआ है, ये स्टोमेटा जब ओपन होगा तब जा करके पीईपी में कन्वर्ट होगा। और ये पीईपी मॉलिक्यूल्स आपका क्या होता है, आपका पीईपी पीसी में कन्वर्ट हो जाता है, प्राइमरी कार्बोक्सिलेशंस होते हैं। यहाँ पे C4 कंपाउंड बनेगा, फिर आपका C4 साइकिल में जाएगा, C4 एसिड में, यहाँ पे आपका डीकार्बोनेशन होगा, फिर से CO2 आपका निकल जाएगा। तो अगर आप इसको स्टोमेटा आपका जब ये वाला जो फेज दिखा रहा है, ये कार्बन के फिक्सेशन का फेज दिखा रहा है, राइट। और यहाँ वाला जो फेज होगा वो आपके लाइट के एब्जॉर्प्शंस को लेकर के, मतलब कि आपका राइट एटीपी के जनरेशन का जो फेज है वो दिखा रहा है। तो आप इसको देखिए कि सपोज अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो CO2 मॉलिक्यूल्स जब ओपन है स्टोमेटा तो क्या किया, एंटर किया हुआ है, ओके। तो ये CO2 का मॉलिक्यूल्स बेसिकली आपका पीईपी मॉलिक्यूल्स के साथ में क्या होता है, कंबाइंड होता है। तो यहाँ पे फॉस्फेनॉल पायरुवेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और ये कॉम्प्लेक्स का से आपका क्या बनेगा, जो 4 कार्बन कंपाउंड होंगे वो बनेगा। तो जिस तरीके से आपका C4 साइकिल में 4 कार्बन कंपाउंड बनता था, उसी तरीके से आपका कैम्प पाथवे में भी 4 कार्बन कंपाउंड बनेगा। अब ये 4 कार्बन वाला जो कंपाउंड है, मीन्स एसिड है, जिसको आप मैलिक एसिड या सस्पेंड एसिड भी बोल सकते हैं। तो ये मैलिक एसिड आपका जो बनता है वो मैलिक एसिड में डीकार्बोक्सिलेशंस होते हैं, मतलब यहाँ पे CO2 मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो ये CO2 मॉलिक्यूल जो निकलेगा वो CO2 मॉलिक्यूल आपका क्या करेगा, कैल्विन साइकिल में आकर के पार्टिसिपेट कर जाता है। और ये जो C3 कंपाउंड आपका बना, मतलब 3 कार्बन का एसिड बना, कौन सा, G3P 3 फॉस्फोग्लिसराइड बना, ये आकर के आपका 3 कार्बन वाला वो आपका पायरुविक एसिड में या फॉस्फेनॉल पायरुवेट में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे पीएपी आपका दिख रहा है। तो इस तरीके से प्रोसेस चलती रहती है। तो कैम्प पाथवे का इंपॉर्टेंस क्या है कि ये वाटर के लॉस को बचाने के लिए डे टाइम पे अपना स्टोमेटा क्या करता है, बंद किया रहता है। डे टाइम पे इनका प्रोसेस क्या चलेगा, लाइट रिएक्शन वाला, मतलब एटीपी को और NADPH को बनाने का। फिक्सेशन वाली जो प्रोसेस होती है वो सब नाइट में होता है, जबकि नाइट में चूंकि टेम्परेचर कम रहता है तो वाटर का ऑपरेशन कम होता है। तो नाइट में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं, तो वहाँ पे इनका फूड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। सो इसी को आप बोलते हैं कैम्प पाथवे। तो C2 साइकिल, C3 साइकिल, C4 साइकिल, कैम्प पाथवे, ये सारे पाथवे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और एग्जाम में सवाल इनसे बहुत ज़्यादा आपसे पूछा जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक वो देख लें कि किस तरीके से आपका किस तरीके से इनका जो पूरा कंडीशन है, सीन है, वो क्या क्या है, तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि C3 साइकिल और C4 साइकिल और कैम्प पाथवे में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो नॉर्मली अगर हम लोग यहाँ पे मान लीजिए बात करते हैं C3 प्लांट का, और यहाँ पे बात करते हैं C4 प्लांट का, और यहाँ पे हम बात करते हैं कैम्प पाथवे का, राइट। तो अगर हम लोग बात करें कि क्या का आपका ATP CO2 NADPH का रेशियो क्या होता है, तो आप इसको देखिए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये ATP है और आपका ये CO2 है, और ये आपका मान लीजिए या सीक्वेंस लिखते हैं, पहले CO2 फिर ATP फिर NADPH। तो मान लीजिए आपका ये क्या है, CO2 है, फिर इसके बाद आपका क्या है, ATP है, फिर इसके बाद क्या है आपका NADPH है या NADH है। तो अगर C3 प्लांट की बात करेंगे तो यहाँ पे रेशियो कितना आता है, 1:3:2 देखा हुआ है आप लोगों ने कि अगर सपोज आपका 6 मॉलिक्यूल्स लगेगा CO2 का, तो 18 मॉलिक्यूल्स लगेगा ATP का, और इसके बाद 12 मॉलिक्यूल्स लगेगा NADPH का। और इसके बाद अगर हम C4 प्लांट की बात करते हैं तो ये रेशियो कितना हो जाता है, 1:5:2 दैट इज द 2, ये हो जाता है। तो यहाँ पे रेशियो थोड़ा ज़्यादा है इसका। और कैम्प पाथवे की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट होता है 1:6.5:2 दैट इज द 2। मतलब अगर हम लोग बात करें कि C3 साइकिल में एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को फिक्स करने के लिए जो ATP का और NADPH का जो रेशियो क्या है, 1:3:2 है, जबकि 1:5 है, 1:6 है। इसका मतलब क्या होता है कि C3 साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन करने के लिए कम ATP खर्च होती है, जबकि C4 साइकिल में कैम्प पाथवे में ATP आपका जो है वो ज़्यादा खर्च होता है। इस तरीके से आप इसको ध्यान दीजिएगा।
और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि जो एंजाइम पार्टिसिपेट करता है, जैसे C3 साइकिल की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे एंजाइम कौन था आपका, दैट इज़ द RUBP मीन्स कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी थी। जबकि अगर हम लोग C4 साइकिल की बात करेंगे तो वहाँ पे भी हमारा क्या होगा, पी पीईपी आपका जो होगा वो कार्बोक्सिलेज कंपाउंड होगा, मतलब फॉस्फोइनोल पाइरूवेट वाला कार्बोक्सिलेज। यहाँ के लिए जो हमारा एंजाइम काम करेगा वो कौन काम करेगा, आर यू बी पी कार्बोक्सिलेज। यहाँ के लिए जो काम करेगा वो पीईपी कार्बोक्सिलेज, ठीक है। सेम वही एंजाइम आपका यहाँ पे भी काम करेगा, पीईपी कार्बोक्सिलेज वाला ही एंजाइम यहाँ पे भी काम करेगा। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इनिशियल एक्सेप्टर का, मतलब C3 साइकिल में सबसे पहला जो कंपाउंड था जो कि CO2 एक्सेप्ट कर रहा था, तो वो क्या है आपका, RUBP। क्या है, RUBP। जबकि अगर इनकी बात करेंगे तो इनमें इनके कंडीशन में क्या है आपका, PEP है। क्या है, PEP है। यही सेम चीज़ आपका PEP स्कैम पाथवे में भी होता है, मतलब फॉस्फोइनोल पाइरूवेट यहाँ पे एक्सेप्ट करता है। और अगर पहला स्टेबल कंपाउंड की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपका C3 में क्या बनता है, 3PGA। क्या बनता है, 3PGA। जबकि यहाँ पे आपका क्या बनेगा, OAA। OAA मतलब ऑक्जेलोएस्टेट या ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड बनता है। तो इस तरीके से कुछ। और अगर फोटो रेस्पिरेशंस की बात करें तो फोटो रेस्पिरेशन C3 साइकिल में क्या होगा, प्रेजेंट होगा, मतलब बहुत ज़्यादा चलेगा। और अगर C4 प्लांट की बात करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं बहुत ही लेस या नॉट इजीली डिटेक्टेबल, मतलब इसमें दिखाई नहीं देता या नहीं पाए जाते हैं। और अगर C4 प्लांट की बात करें तो दोपहर के बाद आपको C4 साइकिल देखने को मिल सकती है, मतलब कम रहेगा। तो फोटो रेस्पिरेशन सबसे ज़्यादा किस में होगा आपका, C3 प्लांट में होगा, ना के बराबर होगा आपका C4 में और कैम पाथवे में। इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि C3 C4 और कैम पाथवे में अगर कैल्विन साइकिल की बात किया जाए तो कैल्विन साइकिल यहाँ पे भी प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पे भी प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। इन दोनों में अल्टरनेट चलता है, जबकि इसमें क्या है, एलोन चलता है, मीन्स यहाँ पे एकदम फिक्स पाया जाता है। सो दीज आर द कंपेरेटिव स्टडी ऑफ कैम C2 C3 प्लांट आर पाथवे, कि क्या इनमें होता है। तो होपफुली कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आप इसको अच्छे से बुक से पढ़ेंगे तो क्लियर चीज़ें हो जाएंगी। इनिशियल एक्सेप्टर कौन है, इनिशियल आपका स्टेबल कंपाउंड कौन है, क्या चीज़ में बनता है, कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, कितना ATP CO2 और NADPH का रेशियो होता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिस्कस कर दी गई हैं। तो अब आपका फोटोसिंथेसिस से कोई भी सवाल आपका बनना, मतलब क्वेश्चन सब जो है आपको परेशान नहीं करना चाहिए। सो होपफुली कि ये चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प करेंगी आपके एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे आप ICR का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे CSIR का एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं। और उसमें आपको इस तरीके से सवाल आपके बनते हैं और अच्छे तरीके से आप उसको तैयारी कीजिए और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा अपना करते रहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ में इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे तरीके से पढ़ करके एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।